एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 करस्पोंडेंस। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ये करस्पोंडेंस की पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग। करस्पोंडेंस विद द मेंबर, करस्पोंडेंस विद द डिबेंचर होल्डर और करस्पोंडेंस विद आज पढ़ेंगे डिपोजिटर। जी हाँ, करस्पोंडेंस का सिंपल मैटर ये है, या सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो करस्पोंडेंस मतलब लेटर राइटिंग। और यहाँ पे दो कंफर्म क्वेश्चन होते हैं बेटा। अगर आप एचएससी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो आप जितना हो सके इतने कॉमन क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए कि हर बार आपको रिपीट ना पढ़ना पड़े। तो मैं हर डेमो में या हर एक मेरे लेक्चर में कहता हूँ करस्पोंडेंस वाले जितने चैप्टर, 3 चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है, प्लस आपको एक शॉर्ट आंसर कंपलसरी आने वाला है। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनर हमको पूछते हैं कि सिचुएशन बताइए, अंडर विच सिचुएशन सेक्रेटरी एंटर इनटू करस्पोंडेंस, या फिर आपको पूछा जाएगा precautions taken by the secretary while entering correspondence with the member, depositor या फिर डिबेंचर होल्डर। अब जब बात मैं करता हूं सिचुएशन की, तो जब मेंबर से बात करनी है तो उसकी सिचुएशन अलग अलग होगी। जब मैं मेरे डिपोजिटर से बात कर रहा हूं तो सिचुएशन अलग होगी। जब मैं मेरे डिबेंचर होल्डर से बात कर रहा हूं तो सिचुएशन अलग होगी। अग्री एवरीवन? क्योंकि तीनों फैकल्टी अलग है। कोई हमारा ओनर है, कोई हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है, कोई हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है। बट जब मैं बात करूं प्रिकॉशंस की, प्रिकॉशंस मतलब कि आपको क्या करना है, केयर करना है, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे से पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं लेटर लिखते समय, केयरफुल लेना है, राइट। तो चाहे मैं बात करूं मेरे डिबेंचर होल्डर से, चाहे मैं बात करूं मेरे मेंबर से, चाहे मैं बात करूं मेरे डिपोजिटर से, मुझे प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट सेम लेनी है। प्रिकॉशंस का जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो कॉमन क्वेश्चन है। सिर्फ आपको हेडिंग चेंज करना होता है, डिबेंचर या फिर मेंबर या फिर डिपोजिटर, बट पॉइंट रिमेन सेम। ये एक बात आप पूरी तरह से समझ लो। ओके, अब हम शुरू करते हैं। यहां से बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको आएगी, वन वर्ड या फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई ये है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम ये जो लेक्चर है पूरा एंड तक देखते रहना बेटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर में कवर करने वाला हूँ। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी और सेकेंड सिचुएशन, अंडर विच सिचुएशन सेक्रेटरी विल बी करस्पोंडेंस विद द मेंबर, राइट। तो लेट्स सी करस्पोंडेंस विद द डिपोजिटर। क्या बोल रहा हूँ बेटा आपको, करस्पोंडेंस विद द डिपोजिटर। तो पहले ये चीज समझो कि डिपोजिटर है कौन, डिपोजिटर करता क्या है। तो डिपोजिटर इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। अब मैंने यहां पे 2 वर्ड लिख दिए, शॉर्ट टर्म भी लिखा और क्रेडिटर भी लिखा। तो मैं बात करूं डिपोजिटर, डिपोजिटर कंपनी का कौन है बेटा, क्रेडिटर है। हम इसे क्रेडिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। जब भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, जब भी कंपनी को शॉर्टफॉल ऑफ द मनी होता है ना, शॉर्टेज ऑफ द मनी होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि किसी को सैलरी पे करना है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, इमरजेंसी ओवरहेड जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल शब्दों में बताओ तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर है वो करने के लिए पैसे अगर कम पड़ जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म मनी मंगाने के लिए कंपनी क्या इशू करती है, डिपॉजिट्स, है ना। कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है और पब्लिक से पैसे मंगाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और 2 या 4 चीजों को दोबारा एक बार आपके लिए रिपीट भी करूंगा शॉर्ट में। ये याद रखना, डिपॉजिट इज अ डैश टर्म। तो पहला वर्ड मिलता है हमको, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, डिपॉजिट इज अ डैश टर्म। तो डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, फाइनेंस इज नोन एज अ, एक प्रकार का लोन है। तो डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म लोन ऑफ अ कंपनी एंड यूज्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई डैश कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल। जैसा मैंने आपको कहा, डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है, शॉर्टफॉल हो जाता है कभी कभी, तो उसको पूरा करने का काम करता है। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट, जी हाँ, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट पीरियड फॉर लेस देन 6 मंथ। मतलब कि ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो व्हाट इज अ मिनिमम, यहां पे मैं कहूंगा मिनिमम पीरियड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। कम से कम कितने समय तक कंपनी अपने पास डिपॉजिट एक्सेप्ट या रख सकती है, तो वो है 6 महीने। 6 महीने के पहले कंपनी कभी भी डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं करती है, ये ध्यान रखना। और एक आंसर में आपको कहा गया है कि डिपॉजिट विल बी रीपे बिफोर 6 मंथ,
और 3 महीने के लिए भी इशू होते, बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस। जब तक वो स्पेशल सर्कमस्टेंस वर्ड यूज नहीं करते तब तक आपको डिपॉजिट्स यूज नहीं करने हैं। लेट्स सी, डिपॉजिट इज अ डैश टर्म बेटा, डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन है, यूज टू ऑर्डर टू सेटिस्फाई डैश कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। डिपॉजिट बेटा क्या है बेटा, नॉट एक्सेप्टेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 6 मंथ और मोर देन 36 मंथ। जी हाँ, जिस तरह मिनिमम पीरियड 6 मंथ का है, 6 मंथ के पहले कंपनी कभी भी रीपेमेंट नहीं करती है, उसी तरह 36 मंथ से ज्यादा के लिए कंपनी अपने पास पैसे रखती भी नहीं है। यस, तो एक केस स्टडी है या फिर ट्रू और फॉल्स में, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए क्या पैसा एक्सेप्ट कर सकती है, तो ना, 36 मंथ से ज्यादा पैसे एक्सेप्ट कर सकती नहीं है। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हेल्प करेगी, चाहे वो चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव हो या चैप्टर नंबर 8 के हो। ठीक है बेटा। द कंपनी इज लायबल टू पे द रेगुलर इंटरेस्ट। जी हाँ, जैसा मैंने कहा ये एक लोन है, ये बोरोड कैपिटल है। कौन सा कैपिटल बेटा, बोरोड कैपिटल। बोरोड मतलब उधार लिया हुआ पैसा। और जब किसी भी व्यक्ति से आपको बोरो करते हो, उधार करते हो, स्कूल में पेंसिल बोरो कर ली, पेन बोरो कर ली, इरेजर बोरो कर लिया, है ना, बोरो तो हम हमारे लाइफ में करते ही है वो, बट वैसे शॉर्ट टर्म के लिए हमारा काम हो जाने के बाद हम लौटा देते। उसी तरह कंपनी भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रही है, और जब कंपनी बोरो करती तो उसे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑलवेज भी कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। यस, a deposit is a fixed rate along with the principal amount on maturity। और फिर से मैं कह रहा हूं, यहाँ पे वर्ड आ चुका है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में 2 वर्ड याद रखना बेटा, 6 मंथ और 36 मंथ। मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है। कंपनी सेक्रेटरी हैज टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस। जी हाँ, कंपनी सेक्रेटरी को अपने डिपॉजिटर के साथ में बहुत बार करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, लेटर राइटिंग करनी पड़ती है। और बेटा यहाँ पे ही आंसर छुपा हुआ है। अगर आप जब मीनिंग पढ़ रहे हो या इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही आंसर है, ये ध्यान रख लो। यहाँ पे कौन सा आंसर है, तो सिचुएशन और सर्कमस्टेंस अंडर विच सेक्रेटरी एंटर टू करस्पॉन्डेंस। कंपनी सेक्रेटरी कब कब अपने डिपॉजिटर को लेटर लिखता है, तो पहला, जब कंपनी, नंबर 1, जब कंपनी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिटर को थैंकिंग लेटर लिखना पड़ता है। जब कंपनी अपने डिपॉजिट को क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पेमेंट का लेटर भेजना होता है। जब कंपनी 36 मंथ के आगे उसका पीरियड एक्सटेंड कर रही है तो उसे कहते हैं रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स। जैसे कि 2 साल के लिए डिपॉजिटर ने पैसा जमा किया था और मैं 2 साल के बाद फिर से उसे रिकॉल करवाता हूँ। आपको अगर हमारी कंपनी की सर्विस अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हो कि पैसों को मैच्योरिटी पर रीपेमेंट ना लेके आपको और 2 साल के लिए जमा करने पैसे, तो आप प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए एक्सटेंशन के लिए, जिसको हम लोग रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट भी कहते हैं। बट हाँ, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट करते समय डिक्लेरेशन दोबारा करवाना जरूरी है। नेक्स्ट, रीपेमेंट के समय भी हमको लेटर लिखना था। कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4। जी हाँ, 4 कंडीशन है और ये चारों कंडीशन के ऊपर एग्जाम में आपको लेटर आ सकता है। आपको लेटर आ सकता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पे, थैंकिंग ऑफ डिपॉजिट पे, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट पे और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर। तो ये 4 पॉइंट लिखने के एग्जाम में 4 मार्क हो सकते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस, और बहुत बार 99 टाइम में आपको बोलता हूँ या 98 टाइम में बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के प्रेशर में होते हैं और ये गलती कर बैठते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है सर्कमस्टेंस और बच्चे लिख देते हैं प्रिकॉशंस। आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगी बेटे। आप लोग रट के जाते हो प्रिकॉशंस और एग्जाम में आकर सर्कमस्टेंस आ गया। सर्कमस्टेंस में सिर्फ पॉइंट लिखने के मार्क्स है, आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी देना नहीं है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना। तो ध्यान रखना सवाल क्या आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए, अ सेक्रेटरी कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस बिहाफ ऑफ द कंपनी, राइट, एंड इंस्ट्रक्टेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलवेज गाइड करते, डायरेक्शन देते सेक्रेटरी को कि भाई ये बातें अपने डिबेंचर होल्डर को, ये बातें अपने डिपॉजिटर को, ये बातें अपने मेंबर्स को बताइए। और बिहाफ ऑफ द कंपनी, बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी लिखता है लेटर को। इसीलिए हमारी फर्स्ट लाइन ऑलवेज यही रहती है, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट। तो जब लेटर लिखते हो तो लेटर में पहली लाइन यही लिखनी होती है कि आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, बिकॉज ये लेटर सेक्रेटरी लिख रहा है और सेक्रेटरी वहां पे बता रहा है
कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने पे ये लेटर लिख रहा हूँ, राइट। तो पहला अगर बॉडी ऑफ लेटर में कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो इतना लिखना बेटा, पासिंग 1.5 या 2 मार्क्स लेटर के आपको मिल जाएंगे, बॉडी ऑफ लेटर के जो मार्क होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, वो है आपका प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल ये याद रखना बेटा प्लीज, मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको एक बार और, फिर अपनी ब्यूटीफुल पीपीटी आपके लिए लेके आते। जी हाँ, प्रिकॉशंस पहले ही दिया हुआ है, प्रिकॉशंस मतलब ये सरकमस्टेंस नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है, बट आज के इस लेक्चर में मैं आपको दोनों चीज कवर करने वाला हूं, प्रिकॉशंस भी पढ़ाने वाला हूं और सरकमस्टेंस भी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि सरकमस्टेंस में यहाँ पे 4 ही पॉइंट है तो तुरंत खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए दूसरे वीडियो के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अपने करस्पॉन्डेंस पे होगा, और डिपॉजिट्स में से करस्पॉन्डेंस कंफर्म आता है, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट हो, रिन्यूअल हो या फिर थैंकिंग हो। थैंकिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने ब्यूटीफुल पीपीटी से, द प्रिकॉशंस टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डेंस विद द यस। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस एक बार और रिकेप, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा, एकदम लिक्विड फॉर्म में आपको पढ़ाने आया हूं मैं, सिंपल लैंग्वेज में। अगर कहीं से भी लेक्चर आप अटेम्प्ट करते हो आपको समझ में आ जाएगा। सोर्सेज यस, अगर मैं बात करूं डिबेंचर, कैपिटल के कितने सोर्सेज है बेटा, तो कैपिटल कलेक्ट करने के कितने सोर्स है बेटा अपने पास में, तो फाइनेंस या लोन लेने के कितने सोर्स है, तो 2 तरीके के पैसा आता है, कैपिटल कैन कम इनटू द बिजनेस बाय ओन कैपिटल और बाय बोरोड कैपिटल। जब मैं बात करता हूँ बार बार ओन कैपिटल की, तो शेयर बेच के जो पैसा आएगा वो शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल इज अ ओनर्स फंड, राइट। रिटेन अर्निंग या रिजर्व ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का कोई रिजर्व होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से कोई पार्ट साइड में रख लेता है फ्यूचर के लिए, जैसे अपने मम्मा टोटल सैलरी में से कुछ पैसे छुपा के रख देती है कि भाई जरूरत पड़ने पे काम में आएगा या मुसीबत के समय ये पैसा हम यूज करेंगे, दैट मनी कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग। उसी तरह हमारी कंपनी भी है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट साइड में कर देते हैं, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच कीप असाइड फॉर एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ कंपनी, उसको बोलते हैं रिटर्न अर्निंग। जमा किया हुआ पैसा जब दोबारा कंपनी में यूज किया जाता है उसे रिटर्न अर्निंग कहते हैं। यस, बोरोड कैपिटल, जी हाँ, बोरोड कैपिटल की बात करो तो बोरोइंग कंपनी अलग अलग वे से करती है, डिपेंड अपन कंपनी रिक्वायरमेंट, कंपनी को शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी चाहिए या लॉन्ग टर्म भी चाहिए। तो जब मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तो होता है डिबेंचर, याद रखना डिबेंचर का लॉन्ग टर्म कितना बेटा 10 ईयर्स, ये आपको केस स्टडी में आता है। डिबेंचर कैन बी एक्सेप्ट फॉर मोर देन 10 ईयर्स, तो अगर यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टेंस है तो डिबेंचर भी 30 साल के लिए इश्यू होता है, एक्सटेंड पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, बट नॉर्मली डिबेंचर कितने साल के लिए होते हैं 10 साल, जो लॉन्ग टर्म में कंसिडर होता है। बॉन्ड्स 25 से 50 साल के लिए भी हो सकता है, 25 से लेके 50 ईयर्स तक के भी बॉन्ड हो सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट जो अभी हम पढ़ने वाले, आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ। मंथ कहा है यहाँ पे, मंथ बेटा यहाँ पे देखो 10 साल, ये 25 साल, जबकि ये 6 से 36 महीने सिर्फ, राइट। पक्का समझ में आ रहा है बेटा। तो अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। यस, इंट्रोडक्शन जैसा मैंने आपको कहा, समझाया अभी, इंपॉर्टेंट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, तो मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। यस, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, एक और इंपॉर्टेंट है, जब आप डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट मनी एक्सेप्ट करती है तो क्या इशू करती है, तो डिपॉजिट रिसिप्ट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट और कंपनी इशू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन हाउ मेनी डे, तो डिपॉजिट रिसिप्ट मस्ट बी इशू विद इन 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट मनी। जिस दिन आपका डिपॉजिट मनी कंपनी एक्सेप्ट करती है उसके 21 दिन के अंदर, 21 डे, विद इन 21 डे कंपनी इशू डिपॉजिट रिसिप्ट टू डिपॉजिटर। ये ध्यान रखना बेटा प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल ही एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला ये रिटर्न कम्युनिकेशन है, और रिटर्न कम्युनिकेशन करते समय आपको सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए, क्योंकि ये लीगल एविडेंस बन सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। पहला आपको लिखा है लीगल प्रोविजंस। यस, while you are writing the correspondence, while you are doing correspondence with your depositor, secretary should ensure that
प्रोविजन रिलेटेड टू, प्रोविजन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, यस, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू डिपॉजिटर फॉर इन्विटेशन, फॉर रिन्यूअल और फॉर रीपेमेंट। रीपेमेंट के रूल्स, रिन्यूअल के रूल्स या इनवाइट करने के जो भी गवर्नमेंट के प्रोविजन है, जो रूल्स है, वो आपको पूरी तरह से पता है, आपको वो इंश्योर कर लेना है, वहां पे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। जैसा मैंने कहा, रिसिप्ट मस्ट बी इशू विद इन 21 डेज, मिनिमम पीरियड फॉर 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। तो ऐसा ना हो जाए कि आप 5 महीने में रिपेमेंट कर रहे हो, 36 मंथ्स के ज्यादा के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपने प्रोविजन, रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक डाउन किया है, फाइन एंड पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। डिपॉजिट्स आर ड्यूली कंप्लीट विद द बाय द कंपनी वाइल करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर। जब भी आप डिपॉजिटर से करस्पॉन्डेंस करते हो तो आपको कंप्लाइट करना है, फुलफिल करना है ऑल द प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। इतना ही लिखना है कि भाई जब हम डिपॉजिटर को लेटर लिखेंगे तो डिपॉजिटर के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंपनी फुलफिल कर ले, ये ध्यान रखना है। सेकेंड, यस, जब भी आप लेटर लिखते हो अपने डिपॉजिटर को, डिपॉजिटर है ना, मोस्टली अगर मैं कहूँ तो शॉर्ट टर्म, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों होते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी ट्राई करती है कि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ज्यादा एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो जब कंपनी अनसिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, अनसिक्योर्ड मतलब ना डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है, ना आपको क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स करना पड़ेगा, मतलब असेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है ना, और कोई रिस्क नहीं ज्यादा। तो उसीलिए जब डिपॉजिटर पैसा देते तो कर्टसी, जब लेटर लिखते हो तो आपको कर्टसी मेंटेन करनी। कर्टसी मतलब आपका लेटर कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। लेटर में हार्श, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करनी नहीं चाहिए। यस, इट शुड नॉट बी हर्ट टू द डिपॉजिटर व्हाइल यू आर राइटिंग इवन कंप्लेन लेटर। जब आप शिकायत भी कर रहे हो, कंप्लेन भी कर रहे हो, तो आपका जो वर्ड्स है वो वेरी पोलाइट होना चाहिए, है ना, जिससे डिपॉजिटर को हर्ट ना हो, राइट। तो पोलाइट रिप्लाई, कैसा रिप्लाई करना बेटा अपने को, पोलाइट रिप्लाई आर एसेंशियल, जरूरी है व्हाइल राइटिंग अ लेटर टू द डिपॉजिटर। रूड वर्ड, यस, शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। रूड वर्ड, एब्यूसिव वर्ड, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जब आप लेटर लिखते हो अपने डिपॉजिटर को। और बट ऑब्वियसली खाली डिपॉजिटर नहीं बेटा, मैंने आपको कहा है प्रिकॉशंस तीनों चैप्टर में सेम है। जैसे कि लीगल प्रोविजन, अपने मेंबर से बात करते हो तो भी आपको लीगल प्रोविजन पता होने चाहिए रिलेटेड टू मेंबर। अगर आप डिबेंचर को लेटर लिख रहे हो तो डिबेंचर के प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए, राइट। उसी तरह डिपॉजिटर को लेटर लिखते समय डिपॉजिटर के प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। काइंडनेस, पोलाइटनेस, जब आप मेंबर को लेटर लिख रहे हो या डिबेंचर होल्डर को या डिपॉजिटर को, आपकी जो लैंग्वेज ऑफ द लेटर है वो पोलाइट होनी चाहिए। रूड, एब्यूसिव, हार्श वर्ड यूज करने नहीं है, विच कैन नॉट बी हर्ट टू देम। यस, सिंपल, दोनों तीनों में सेम आंसर है, कोई इश्यू नहीं है बेटा, कॉमन लिख सकते हो। यस, ये भी सेम है, चाहे आप डिबेंचर होल्डर को लेटर लिखो, चाहे आप मेंबर को लेटर लिखो या डिपॉजिटर को लिखो, आपका जो रिप्लाई है वो क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट का मतलब है, देखो कैसे लिख रहे, फटाफट फटाफट फटाफट, अननेसेसरी डिले नहीं करना भैया, जबरदस्ती, है ना। कभी कभी हम आंसर देने में डिले कर देते। अगर वो सैराट मूवी देखी होगी आपने, तो सैराट मूवी में, पुरानी एक मराठी मूवी है, लव स्टोरी है बच्चों की, तो वहां पे बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं, अबाव एज है भैया थोड़े, तो वो एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, जहाँ पे हीरो हीरोइन को लेटर लिखता है, लव लेटर लिखता है, भाई क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, बट वो हीरोइन उसे रिप्लाई नहीं करती, अननेसेसरी डिले कर रही है, फुटेज खाती भाई। तो वो अननेसेसरी डिले करोगे तो कंपनी की गुडविल डाउन हो जाएगी। यस, जब भी आपके मेंबर आपको क्वेरी करते, कोई क्वेश्चन करते, कोई डाउट से या कोई उनकी कंप्लेन है, तो सेक्रेटरी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्विक रिप्लाई करे, जितना जल्दी हो सके उतने डाउट क्या करे, सोल्व कर दे बेटा। और सेक्रेटरी शुड बी गिव प्रॉम्प्ट रिप्लाई। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बेटा क्विक रिप्लाई टू द क्वेरी एंड द कंप्लेन। जी हाँ, चाहे वो क्वेरी हो, डाउट्स हो, या सामने वाला कंपनी के बारे में कोई कंप्लेन दे रहा हो, तो दोनों को क्विकली सुनना है और हो सके उतना जल्दी आपको वो प्रॉब्लम को सोल्व कर देना है ऑफ द डिपॉजिटर विदाउट एनी डिले। जी हाँ, अननेसेसरी डिले करना नहीं है। करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर, जब करस्पॉन्डेंस करते हो तो जो लेटर में आप कम्युनिकेट करते हो, जो भी चीजें लिखते हो, वो क्या होनी चाहिए बेटा, करेक्ट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, आपको
कोई फॉल्ट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अपने डिपॉजिटर तक नहीं पहुंचानी है। जो भी बातें लिख रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो ट्रूथ होनी चाहिए, फंडामेंटली करेक्ट होने चाहिए, राइट। फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी है, अंदाजे में बात नहीं करनी है। तो लेट्स सी, चाहे वो मेंबर से लेटर लिखो, डिबेंचर से लेटर लिखो या डिपॉजिटर को, तीनों को कॉमन आंसर है। इसीलिए मैं बोला किसी भी एक आंसर को रट लो, तीनों में कॉमन आंसर आप लिख सकते हो। द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड डैश इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, और साथ साथ में बोला अप टू डेट इंफॉर्मेशन। आपकी जो इंफॉर्मेशन हो आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए, अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। करंट सिनारियो क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू बी डिपॉजिटर, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो फैक्ट के ऊपर होनी चाहिए, राइट माय डियर स्टूडेंट। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ड्यू टू केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब भी आप अपने डिपॉजिटर को कोई फैक्ट्स और फिगर्स, कोई नंबर दे रहे हो, कोई जानकारी दे रहे हो, तो वो करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, साथ ही साथ अपडेटेड होनी चाहिए। सो इट बिल्ड द गुडविल, इट बिल्ड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस टुवर्ड द कंपनी, राइट। और फ्यूचर में वो और भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे अगर आप उनको ऐसी जानकारी देते रहोगे तो। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज ऑफ द कंपनी। जी हाँ बच्चों, जब आप कंपनी लेटर भेजती है, जी हाँ, कंपनी जब लेटर भेजती है तो सिर्फ वो लेटर या मैसेज नहीं भेज रही है, वो ट्राई करती है कि कंपनी की इमेज, जिस तरह आप बोर्ड एग्जाम में अपना पेपर भेजते हो टीचरों को चेक करने के लिए ना, सर हम थोड़ी भेजते, अरे भाई हम पेपर तो लिखते हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम लिखते हो और वो पेपर आपका टीचर किसी एग्जामिनर के पास भेजती है, तो आप खुद एग्जामिनर के पास नहीं जा रहे हो, बट एग्जामिनर आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल, आपके वर्ड्स को देख के पहचान जाती है कि बच्चा कौन से लेवल का है। आपके वर्डिंग्स बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, सिस्टमेटिकली आपने प्रेजेंटेशन किया है, आपने हाई लैंग्वेज यूज़ की है, या आपके जो लैंग्वेज के या आपके वर्ड जो है वो सफोसिकेटेड है, आपकी मीनिंग्स बहुत अच्छी है, तो बट ऑब्वियसली टीचर आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और आपको समझती है कि बच्चा कौन से लेवल पे। अगर कुछ लिखा ही नहीं है, ब्लैंक पेपर है, ऑब्जेक्टिव लिख के पेपर छोड़ दिया, तो उसका स्टैंडर्ड वहाँ से पता चलता है। तो आप जब कुछ लिख के देते हो किसी को, तो सिर्फ वो मैसेज नहीं भेज रहे हो, आप अपनी इमेज भी भेज रहे हो। उसी तरह कंपनी भी जब कोई लेटर डिपॉजिटर को, मेंबर को या डिबेंचर होल्डर को, जी हाँ, भेजती है, तो सिर्फ ये लेटर या मैसेज नहीं होता है, कंपनी की इमेज भेज रही है। इसीलिए कहा जाता है सेक्रेटरी ट्राई टू इम्प्रूव द इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर। जी हाँ, सेक्रेटरी को ये ट्राई करना है कि वो कंपनी की इमेज बिल्ड कर पाए। कैसे इमेज बिल्ड करेगा? तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है करेक्ट होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है करेक्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए और क्विक रिप्लाई करते रहना है सेक्रेटरी को, जिससे डिपॉजिटर के माइंड में कंपनी की इमेज अच्छी बिल्ड हो, राइट। लेट्स सी, द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन, चाहे वो कंपनी पॉजिटिव रिप्लाई कर रही है, कंपनी उसको कंप्लेन लेटर भेज रही है, बट कंपनी को एक चीज ध्यान रखना है, उसे कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड करनी है इन द माइंड ऑफ द रीडर, राइट। while drafting the letter, secretary has to try his best to remove their doubts। अपने डिपॉजिटर के डाउट्स को रिमूव करने की कोशिश करनी है, क्वेरी सोल्व करना है, डिफिकल्टी इन अ पोलाइट एंड कर्टियस मैनर। जी हाँ, जो आपकी लैंग्वेज है वो पोलाइट ही रखनी है, हैज इरिटेट नहीं हो जाना है सेक्रेटरी को, हार्श लैंग्वेज पे नहीं आ जाना है सेक्रेटरी को, ट्राई करना है पोलाइट एंड काम होते हुए आंसर देते रहे, जिससे कंपनी की इमेज भी बिल्ड हो और कॉन्फिडेंस भी बढ़े, किसका? डिपॉजिटर का या इन्वेस्टर्स का, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो इमेज ऑफ द कंपनी क्रिएट करनी है, गुड इमेज क्रिएट करनी है। हम भी ट्राई करते हैं कि हमारी इमेज सबके नजरों में क्या हो, अच्छी हो। और आपको अच्छा तभी कहा जाता है जब आप पोलाइटली बात करते हो, सिंसियरली बात करते हो। उसी तरह यू एटीट्यूड, जब भी हम लेटर ड्राफ्ट करते हैं, यस, व्हाइल सेक्रेटरी ड्राफ्टिंग द लेटर, ही मस्ट थिंक अबाउट द डिपॉजिटर पॉइंट ऑफ व्यू। उसे डिपॉजिटर के बारे में सोच के लिखना है कि डिपॉजिटर को कौन सी लैंग्वेज समझेगी, डिपॉजिटर को क्या लिखूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ द लेटर इजीली। ये बातें ध्यान रखनी है। अ लेटर शुड बी रिटन फ्रॉम द डिपॉजिटर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलवेज व्हाइल यू आर राइटिंग द लेटर, डिपॉजिटर पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। और यहाँ पे याद रखना, ये यू एटीट्यूड अकेला एक पॉइंट है जो 2 मार्क के डिफाइन में भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपको, तो प्लीज पेपर सेटर पूछ सकता है, ध्यान रखना।
पेपर सेट करते ए 2 मार्क के लिए यू एटीट्यूड डाल सकता है। यू एटीट्यूड मतलब व्हाइल यू आर राइटिंग द लेटर यू शुड कंसीडर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर को ध्यान में रखते हुए लिखना है, क्योंकि हम जब भी कोई गिफ्ट परचेस करने जाते हैं मार्केट में तो गिफ्ट हम अपने लिए नहीं खरीदते, जिसके लिए खरीदते उसको अपने माइंड में रखते कि उसे कौन सा कलर पसंद आएगा, उसका टेस्ट क्या होगा, उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, उसको क्या अच्छा लगेगा, ये सब देख के हम अपने गिफ्ट को परचेस करते हैं ना दोस्तों। उसी तरह जब आप लेटर लिखते हो तो आपको क्या आता है, आपकी लैंग्वेज कितनी हाई है उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो लिख रहे हो वो रीडर को समझेगा या नहीं समझेगा, रीडर फीडबैक दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं मुझे क्या आता है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे बच्चों को समझेगा या नहीं समझेगा वो मुझे ध्यान रखना है। तो आई नीड टू बी ट्राई माई लैंग्वेज वेरी सिंपल, वेरी इजी, सो माई स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। चलो फटाफट रिप्लाई कर देना। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोजिटर, जी हाँ, डिपोजिटर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लेटर लिखना है। कंसाइसनेस, जी हाँ, हो सके उतना लेटर क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। बड़े बड़े लेंथी लेटर कोई पढ़ता नहीं। हमारे भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बड़े बड़े मैसेज आते हैं, हम भी फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड मैसेज को फॉरवर्ड और पढ़ना जरूर ऐसे करके लिख देते, हम खुद नहीं पढ़ते क्योंकि लेंदी लेटर को पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और जितना लेटर लेंदी होगा उतना आपका रीडर बोर होगा और आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो ट्राई करें शॉर्ट एंड स्वीट, अप टू द पॉइंट, इररिलेवेंट मैटर को हटा दो, जितनी बातें जरूरी उतनी करो। लेट्स सी, सेम हियर, व्हाइल ही सेक्रेटरी एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विथ एनी इन्वेस्टर्स, चाहे वो ओन कैपिटल, चाहे वो बोरोड हो, चाहे वो शेयर होल्डर, डिबेंचर या डिपोजिटर हो, सेक्रेटरी को ध्यान रखना है कंसाइज लेटर लिखना है। व्हाइल ही राइटिंग द लेटर शुड बी कंसाइज। कंसाइज मतलब क्या होना चाहिए, द लेटर मस्ट बी कंसाइज। कंसाइज का मतलब है शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। एक्स्ट्रा लेटर्स में मैटर होने नहीं चाहिए। अननेसेसरी, ध्यान रखना है यहाँ पे वर्ड बेटा, क्या बोले बेटा, अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट मैटर शुड बी अवॉइड। क्या करना है, हटा देना है, वो रखना नहीं है बेटा अपने को। इररिलेवेंट बातें हटा दो जिससे रीडर को तुरंत पता चले टॉपिक के बारे में और अच्छे से हमको रिप्लाई भी कर पाए। नेक्स्ट, द मैक्सिमम सीक्रेसी, जी हाँ सर, क्या कहा है, मैक्सिमम सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, इट इज अनेसेसरी टू मेंटेन द सीक्रेसी। एक बाजू कहा है क्विक रिप्लाई, एक बाजू का है फैक्ट्स एंड फिगर्स देना है, राइट। जो भी बातें कह रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, कुछ हाइड एंड सीक नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की आप सीक्रेट बातें भी बता दो, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल मैटर को भी ओपन कर दो, जी नहीं। सेक्रेटरी को ट्राई करना, बिकॉज जो डिपोजिटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे ट्राई टू नो द कॉन्फिडेंशियल मैटर ऑफ द कंपनी। कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, कैसे करेगी, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें ये जानना चाहते हैं, जिसके बेस पे ये अपना डिसीजन लेके कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। सो कॉन्फिडेंशियल मैटर ओपन नहीं करने, सेक्रेटरी को ध्यान रखना है। इट इज अ नेसेसरी टू मेंटेन द मैक्सिमम सीक्रेसी करस्पॉन्डेंस विद द डिपोजिटर। जब भी डिपोजिटर से बातें करो, डिपोजिटर से बातें करे सेक्रेटरी, लेटर राइटिंग करे, तो उसे ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंशियल मैटर कॉन्फिडेंशियल ही रहे। द सेक्रेटरी शुड बी टेकफुली आंसर द सम लेटर विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। और अगर वो ज्यादा जानना भी चाहते तो स्मार्टली टैकल करना है और क्वेश्चन को टर्न आउट कर देना है। हाँ, रिप्लाई दीजिए बट अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करनी नहीं है, कॉन्फिडेंशियल मैटर बताने नहीं है सेक्रेटरी को, ठीक है। तो एक छोटा सा रिकेप कर लेते बेटा, ये टोटल पॉइंट अवेलेबल आपके पास में। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हमने देखा वन बाय वन देख लेते बेटा। सबसे पहले लीगल प्रोविजन, जी हाँ, सेक्रेटरी को क्या करना है, डिपोजिटर के रिलेटेड जितने भी लीगल प्रोविजन है, चाहे वो बेटा थैंकिंग हो, चाहे वो आपका एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो आपका रिन्यूअल हो, चाहे वो आपके रीपेमेंट के रिलेटेड प्रोविजन हो, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, कर्टसी, योर लेटर शुड बी पोलाइट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए व्हाइल राइटिंग द लेटर। आपके रूड हार्श लैंग्वेज क्या करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। प्रॉम्प्ट मतलब बेटा क्विक रिस्पॉन्स करना है, जी हाँ। यहाँ पे आपके लेटर की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए बेटा, पोलाइट होनी चाहिए। यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। तीसरा, प्रॉम्प्ट मतलब कैसे रिस्पॉन्स करना है बेटा, आपको क्विक रिस्पॉन्स करना है। चाहे बेटा आपको क्वेरी पूछी जाए या कंप्लेन लेटर हो, आपको किसी भी लेटर का क्विक रिप्लाई ही करना है।
अननेसेसरी डिले करना नहीं है, आपकी जो लेटर है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब करेक्ट होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होने चाहिए बेटा, एग्जैक्ट होने चाहिए, इमेज ऑफ द गुडविल, यस व्हाइल यू आर ड्राफ्टिंग द लेटर, अब जब लेटर लिख रहे हो तो आपको ट्राई करना बिल्ड अप द गुड इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर, ये वर्ड याद रखना बेटा प्लीज, create a good image in the mind of the reader by giving correct information, facts and figures, updated information, right, quick reply, solve the query and doubts of your readers, right, तो आपकी इमेज अच्छी होगी। और याद रखना लेटर लिखते समय सिर्फ लेटर नहीं, आप इमेज भी भेज रहे हो कंपनी की। यू एटीट्यूड, यस while drafting the letter you have to be think about the point of view of the reader के point of view देखते हुए आपको लेटर लिखना है। कंसाइज मतलब बेटा आपका लेटर क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, राइट। इररिलेवेंट एंड अननेसेसरी डिटेल क्या करनी है, हटा देनी है। मैक्सिमम सिक्रेसी, यस कंपनी सेक्रेटरी नीड टू बी मेंटेन द secrecy of the company while giving the information to the depositor, तो दिस इज द सिंपल एंड इजी लिक्विड फॉर्म। ये मीनिंग जो एक्सप्लेन किया है, ये पॉइंट्स जो बुलेट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो भी आप लिख दोगे तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, शॉर्ट आंसर्स के लिए 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद का एक सेकंड क्वेश्चन जो बहुत छोटा है बेटा, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम हम लोग नहीं ले रहे, यही वीडियो में मैं आपको कवर कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे। सरकमटेंस पूछा बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, सरकमटेंस और प्रिकॉशंस को ध्यान से समझिए। सरकमटेंस ऑलवेज भी 4, 5, 6 हो गए, जबकि मैंने आपको बोला मेंबर में और क्वेश्चन आएगा कहाँ से, या तो वो लोग मोस्टली आपको पूछेंगे सरकमटेंस रिलेटेड टू मेंबर या सरकम्स रिलेटेड टू द डिबेंचर होल्डर, या व्हाट आर द सरकमटेंस सेक्रेटरी एंट्री इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स। 11 पॉइंट है वहां पे, 11 ऐसी सिचुएशन है जहां पे सेक्रेटरी अपने मेंबर से करस्पॉन्डेंस करता है, तो उसके आने के चांसेस ज्यादा है। पर लेट्स सी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो कुछ नहीं बोर्ड को पूछने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है, सिंपल जो समझता है। कब कब कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन कौन से ऐसे सरकमटेंस है जब सेक्रेटरी अपने डिपोजिटर के साथ में लेटर राइटिंग करता है या डिपोजिटर को लेटर लिखता है। पहला, सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट वेरियस डिसीजन, यस कंपनी के बहुत सारे डिसीजन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं टूवर्ड द डिपोजिटर, जो उसे अपने मेंबर को बताने पड़ते हैं। तो सबसे पहले द फॉलोइंग आर द फ्यू सरकमटेंस, आंसर स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द फ्यू सरकमटेंस व्हाइल सेक्रेटरी एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस, कुछ ऐसी सिचुएशन है जब सेक्रेटरी अपने डिपोजिटर को लेटर लिखता है। पहली सिचुएशन थैंकिंग लेटर, जी हाँ थैंकिंग लेटर, सबसे पहला जो लेटर लिखता है वो कंपनी डिपोजिटर को लिखता है, क्योंकि डिपोजिटर मोस्टली मैंने कहा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों होते हैं, बट जब अनसिक्योर्ड डिपोजिटर होते हैं तो उनको थैंक्स कहना तो बनता है, क्योंकि उसने कंपनी की इमेज के ऊपर, कंपनी की गुडविल को देखते हुए कंपनी को पैसा दिया है, रादर देन एनी चार्ज ऑन असेट्स। तो यस कंपनी ऐसे लोगों को सबसे पहले थैंकिंग करती है, तुमने ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बताया कंपनी के ऊपर, और कंपनी के ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बताने के लिए कंपनी आपको ग्रेटिट्यूड दे रही है, कंपनी आपको थैंकिंग यू कर रही है। तो पहली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन थैंकिंग टू डिपोजिटर व्हाइल डिपोजिटिंग मनी इन द कंपनी। सेकेंड सिचुएशन इंटीमेट अबाउट द इंटरेस्ट, जी हाँ आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपके इंटरेस्ट को अप्रूव कर दिया है, हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं या देने वाले, इसके लिए लेटर लिखेंगे। आपको ये हेडिंग ही लिखना, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट 2 वे से आ सकता है, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। जी हाँ क्वेश्चन जरा बोर्ड एग्जाम में ध्यान से पढ़ना कि वो लोग आपको पूछ रहे कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ड्राफ्ट द लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सो सिंपल लेटर लिख देना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलते हैं तो ही वहाँ पे डिपोजिटरी पार्टिसिपेट उनकी कॉलम में चेंजेस आएगी, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं आएगी। बट डोंट वरी, मैं आपको लेटर पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, तो लेटर के टॉपिक को छोड़ना नहीं। नेक्स्ट है आपका लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। जी हाँ आपकी मेच्योरिटी पीरियड पे आपको रीपेमेंट चाहिए या आपको पीरियड एक्सटेंशन करना है, अगले 2 या 4 साल से लिए दोबारा कंपनी में पैसे रखने, तो उसके लिए एक रिन्यूअल डिपॉजिट लेटर है। नेक्स्ट आपके रीपेमेंट मैच्योरिटी के लिए इन्फॉर्मिंग अबाउट द डिपॉजिटर फॉर रीपेमेंट। तो ये 4 सिचुएशन है, रीपेमेंट, रिन्यूअल, इंटरेस्ट एंड थैंकिंग। जी हाँ ये 4 सिचुएशन में कंपनी सेक्रेटरी को हम लोग कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिखता है अपने डिपोजिटर्स को। सो दोस्तों आज हमने 2 आंसर पढ़े, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल एंटरिंग इनटू करस्पॉन्डेंस विद द डिपोजिटर
और साथ ही साथ हमने पढ़ा सर्कमडेंस, अंडर विच सर्कमडेंस सेक्रेटरी एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर। ये दो में से कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में बनता ही है दोस्तों, 100%। थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो। होप ऐसे अच्छे वीडियो आपको और भी चाहिए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना, लाइक करना और बेल आइकन को हिट करके रखना। आने वाले नए करस्पॉन्डेंस के लेटर्स मैं बताते रहूंगा यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच।